अब हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। I again repeat, class 10th history chapter number 2 nationalism in India। ठीक है, ये चैप्टर हम बुक से नहीं कर रहे हैं, ये चैप्टर हम सिर्फ नोट से करेंगे और इसी से ही हम इसे कवर करेंगे क्योंकि सब कुछ इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। सारे पॉइंटर सभी चीज़ों को इसमें एग्जैक्टली वैसे ही शो करा है जैसे बुक में हो रहा। ठीक है, सो नाउ टॉपिक पर आते हैं। पहला यहाँ पर टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज नेशनलिज्म। क्या है नेशनलिज्म? देखिए नेशनलिज्म क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ पॉलिटिकल एंटिटी डिफाइंड एज नेशनल टर्म दैट इज अ नेशन। अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है जो हमें दिखाता है कि कैसे हम हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को शो करते हैं और एक टर्म बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेशन। इन इंडिया एज मैनी अदर कॉलोनीज, अगर हम अलग अलग कॉलोनीज की बात करें, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज कनेक्टेड। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या है, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है, भारत में एकजुट होने की जो भावना है, वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नहीं तो एक साथ जुड़ी हुई है। एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट, जो भी आपका एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट है वो किसके लीडरशिप में चला था, वो चला था महात्मा गांधी के लीडरशिप में। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है। वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट। एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट क्या है? अच्छा, कॉलोनिकल क्या होता है? कॉलोनिकल मतलब ये होता है कॉलोनी। ठीक है, पहले क्या था, कॉलोनीज किन्हें कहा जाता था, अगर आप टर्म भी समझोगे तो आसपास जहाँ एक जैसा ग्रुप रह रहा हो, है ना। तो अंग्रेजों ने पहले जिस टाइम पर इकट्ठे कुछ आसपास की कंट्रीज पर अपनी लीडरशिप ले ली थी, उन्हें वो लोग ग्रुप्स ऑफ कॉलोनीज में बोलने लग गए थे। जैसे मान लो एक छोटा सा हिस्सा इंडिया का, समझ के चलो, छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान का, छोटा सा हिस्सा मान लो चाइना का। मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो ये एक ग्रुप बन गया छोटी छोटी कंट्रीज का, तो ये कॉलोनी के टर्म में आया। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब क्या था, या एंटी नेशनलिज्म का मतलब क्या था, कि आप ग्रुप ऑफ कॉलोनीज जो कि अंग्रेजों की है, एंटी का मतलब क्या होता है, उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो हम उन कॉलोनीज के अगेंस्ट थे। किनकी कॉलोनीज थी वो? अंग्रेजों की थी। तो एथिकली हम लोग किसके अगेंस्ट हुए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। इन लोगों ने क्या करा था, लोगों की फ्रीडम को क्या करा, अफेक्ट करा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, नेशन से रिलेटेड जो भी सेंटिमेंट्स थे उन्हें सब क्या करा, अफेक्ट करा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब समझाओ, मतलब हम उनके अंडर थे और हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम उनके अगेंस्ट थे और वो हम पे से हमारी अपनी लीडरशिप हटा नहीं रहे थे। दैट इज द स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। स्ट्रगल ऑफ डोमिनेशन किसकी थी? डोमिनेशन की। फॉर पीपल सेंस ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या था लोगों के लिए? ऑपरेशन था। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? दबाव करना। क्या करना? दबाव करना। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन था। क्या था? एक्सप्लॉयटेशन करना था। ठीक है, एक सेकंड, कंप्यूटर का चैप्टर 1 याद करो। एक्सप्लॉयटेशन बिकम अ कॉमन बॉन्ड। अब ये क्या हो गया था, बिल्कुल कॉमन तरीका था। अनायशा, ये बहुत कॉमन तरीका था अंग्रेजों का कि आप क्या कर रहे थे, वो लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे और हमें क्या कर रहे थे, ऑप्रेस्ड कर रहे थे, दबा रहे थे। विच गेव राइज टू नेशनलिस्ट आइडिया, जिसने कहीं ना कहीं किसके आइडिया को जन्म दिया? नेशनलिस्ट आइडिया को जन्म दिया। अंडर द बैनर ऑफ, किसके बैनर में था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अच्छा, ये उन दिनों की बात है। हम अच्छा
पहली एक बेसिक टेंडेंसी अपने दिमाग में हमेशा ये बना के रखेंगे कि हम कौन से विश्व में या हम कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। कौन से वर्ल्ड में? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मैं अगर यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, जस्ट एग्जांपल, तो बाहर कोई और बैठा होगा जो शायद वॉर कर रहा होगा, शायद कोई कुकिंग कर रहा होगा, शायद कोई बाहर जाने वाला होगा, कोई ट्रैवलिंग कर रहा होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आई? हिस्ट्री या फिर कोई भी चीज़, जो भी टॉपिक हम हिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, जिस भी रेफरेंस के अंदर होता है, अगर कोई एक सिचुएशन किसी सिचुएशन से लिंक कर रही है तो हम किस में रह रहे हैं? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। समझे? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कोई काम कर रही हूँ तो हो सकता है कोई दूसरा कोई और काम कर रहा हो जिसका इफेक्ट मुझ पे पड़े। समझ रहे हो? तो यही एक यहाँ पर आपको मैं एक मूवमेंट बता रही हूँ जिसका, जैसे यहाँ पर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। तो ऐसा तो नहीं है ना 1914 और 1918 के बीच में कि इंडिया वाले लोग मर गए होंगे या अंग्रेज लोग पागल हो गए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीधा सीधा इफेक्ट हमारे पे पड़ा। कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कब पड़ा, वो हम अभी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, 1914 का जो टाइम है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इस टाइम पर महात्मा गांधी जो थे वो ऐसा समझो कि 1914 से 18 के टाइम तक वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो अभी इसमें नाम आएगा तो अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे या पॉलिटिकल टीचर थे, उन्होंने बोला था कि अब गांधी जी जो थे ना वो वकील थे, ही इज़ एडवोकेट, ही इज़ एन एडवोकेट। तो वो एडवोकेसी करके आए थे। तो उन्हें ये था कि मैंने जैसे साउथ अफ्रीका में चेंजेस लेके आया हूँ ना, ऐसे मुझे यहाँ पर भी चेंजेस लाने और मैं केस लड़ता जाऊँगा तो हो जाएगा। तो उनके पॉलिटिकल, जो मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे, टीचर जो थे, उन्होंने बोला उनसे कि साउथ अफ्रीका में कंडीशंस अलग थी, इंडिया में कंडीशन ग्रास रूट लेवल पर अलग है। फर्स्ट यू हैव टू विजिट द इंडिया, पहले आप इंडिया को विजिट करो। आप इंडिया को विजिट करोगे तो लोगों की मेंटेलिटी पता लगेगी, आपको आइडियोलॉजी पता लगेगी, तब आप किसी से लड़ पाओगे। तुम सोचो कोई एक लीडर, मैं ब्रिटिशर्स की ही बात कर रही हूँ, कोई एक सत्ता जो तकरीबन 50 सालों से आप पे रूल कर रही है, 50 साल, गोली मारो 50 को 10 साल ही बता रही हूँ, ठीक है, या 5 साल ही लगा लो जैसे आज की सरकार है। तो 5 सालों से जो कोई बंदा रूल कर रहा है, आपके 5 मिनट में आके या 4 दिन में, हफ्ता दिन में, 1 महीने में, 1 साल में आके वो अपनी गलती क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना, उसने तो अब तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली होंगी। तो ब्रिटिशर्स कितने टाइम से थे और ब्रिटिशर्स समहाउ सेम वर्ल्ड वॉर की पिच पर भी खेल रहे थे। ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में, अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, मतलब सूर्यास्त कब होता है? जब सूरज डूब रहा होता है, फिर नया सुबह आता है। मतलब ये मैं आपको कोट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे लीडर ने बोली थी। अब मुझे नहीं पता इसमें आई है नहीं आई है, अभी आपको पता लगेगी ये सब चीज़ें। अंग्रेजों ने जिस भी जगह पर अपनी आंख डाली, जहाँ उन्हें रिसोर्सफुल चीज़ मिली, वो वहाँ पर चाहे पैसा कमाने के मोटिव से, चाहे वो राज करने के मोटिव से, चाहे लीडरशिप के, चाहे किसी भी मोटिव से, वो वहाँ घुसे और फिर वहाँ से वही जो पहले वाली जो हमने पॉलिसी देखी थी, फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाया और वहाँ पे लीडर बन गए। ठीक है, यहाँ इतना सब कुछ मेरे बकवास करने का मतलब ये है, वी आर लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, हमें इफेक्ट क्यों करा? क्योंकि उस टाइम पर हमारे और पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर एजुकेटेड, वो एजुकेट हो चुके थे। अब आप जैसे इतने छोटे बच्चों को बताओगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ इतना समझ में आएगा लड़का और लड़की को इक्वल मिलना चाहिए। पर एट दैट पॉइंट मैं कॉमन बता रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, समझ गए? उसे डिस्क्रिमिनेशन समझ में भी नहीं आएगा। बट सेम पिच पर अगर मैं शायद उसे बताऊँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके दिमाग में शायद 4 चीज़ें खुले। समझ पा रहे हो आप? अगर मैं ही बैठ के यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ तो उससे इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा कि मैं डिस्क्रिमिनेशन क्यों करूँ। पर हो सकता है कि वो एजुकेटेड है तो उसे समझ में आ जाए। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? यही सेम फिनोमेना आप उस एक ईयर पे लगा के देखो। ठीक है, अब हम इस आंसर को प्रिपेयर करेंगे। अब आओ,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अलग अलग तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करी। द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर अब कोई फूल तो बरसाएगा नहीं, गोलियां ही बरसेंगी, बंदे ही मरेंगे, तो खर्चा बहुत हो चुका था, ठीक है। और हम किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेजों की तरफ से, समझे। वॉर लोन्स वर टेकन, मोर टैक्सेस वर इम्पोज। तो अंग्रेज बेसिकली क्या कर रहे थे बताओ? टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, और जो भी कमाई होती थी वो एज यूजुअल अपने एरिया में जाकर वहाँ पर, क्योंकि वॉर की सिचुएशन क्रिएटेड है तो वहाँ पर वो लोग अपना एक्सपैंड कर रहे थे, उसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। राइज इन प्राइस लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द पीपल। जैसे जैसे तेजी से पैसे बढ़ते जा रहे थे सब चीज़ों के, तो लोगों के लिए अब 1914 में सांस लेना मुश्किल हो गया था। सांस लेना मुश्किल हो गया था मतलब चीज़ों पे खर्च करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है। देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन द रूरल एरियाज। बहुत तेजी से क्या फैलता जा रहा था? डिसकंटेंटमेंट। व्हाट इज डिसकंटेंटमेंट? यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना वही कर रहे हैं, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट मतलब होता है कि हम चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। आप क्या हो? डिससेटिस्फाई हो। ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्जर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब हथियारों के अलावा और कौन चाहिए? सोल्जर। बंदूकें पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी अगर उन्हें कुछ चलाएगा ही नहीं तो, समझ रहे हो। तो अभी हमें क्या देखने को मिला कि सोल्जर्स को रिक्वायरमेंट ज़बरदस्ती करा जा रहा था, तो इससे कोई इंसान क्या होगा? कंफर्टेबल तो होने नहीं वाला है ना। अब हम देखते हैं 18 से 19 तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई? हाँ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई है? 1918 में। दो वर्ल्ड वॉर हुई हैं, दोनों वर्ल्ड वॉर 4 साल चली हैं, ठीक है। 1914 से 18 तक, दूसरी हुई है 39 से 49 तक। नहीं, 39 से नहीं हुई थी, ठीक है। दूसरी मैं बताती हूँ। अब ये कौन सा टाइम है? 18, 19 और 20 और 21। क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, 1900 जैसे यहाँ ये टाइम था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया भी कि किस तरीके से क्या हुआ है कि वर्ल्ड वॉर इफेक्ट कर रहा है, सोल्जर्स को लेके जाया गया है। और ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ फेमाइन पड़ा, किताबों में लिखा नहीं है, ठीक है। अकाल पड़ा, भुखमरी पड़ी, और जैसे जैसे चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या शॉर्टेज हो गया? फूड, ठीक है। इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। देयर वॉज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक टू। तो अब यहाँ पे इन्फ्लुएंजा भी फैल गया था और एक एपिडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। महामारी जैसे अभी कोविड फैला था ना, ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, अगर आप सेंसस देखोगे 1921 में 12 से 13 मिलियन जो लोग थे, ठीक है, वो फेमाइन या फिर एपिडेमिक की वजह से आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी डेथ तक हुई है, ठीक है, इनकी डेथ तक हुई है। पीपल थॉट दैट देयर हार्डशिप एंड सफरिंग वुड कम टू एन एंड ऑफ आफ्टर वॉर बट डिड नॉट हैपन। लोगों को ये बात लग रही थी कि तेजी से जैसे जैसे हमारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और ये वॉर की सिचुएशन चल रही है, बट आफ्टर द वॉर, जैसे ही वॉर ख़त्म होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये सब कुछ ठीक होने की कंडीशन आएगी। पर ऐसा कुछ हुआ? अगर ऐसा कुछ हो ही जाता, अगर ऐसा कुछ हो जाता वॉर, तो हम 1947 में क्यों आज़ाद होते? हम तो 18, 19 या 20, 21 में ही आज़ाद हो जाते ना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना।
ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके हाथ में नहीं था कुछ भी। ऐसा कह रहे हाँ वो ठीक है, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? ठीक है, अब आप एक बार सोचिए 2 मिनट के लिए और मुझे बताइए सत्याग्रह क्या होता है, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्या प्लस आग्रह, 2 चीजों से मिलकर बना है ये शब्द। सत्य का आग्रह करना मतलब सच्चाई के लिए लड़ना, पर गांधी जी के टर्म्स में ये क्या था? नॉन वायलेंट था, कि हमें बिना किसी कलेश या लड़ाई झगड़े के ये सारे काम करने हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्प्लाइज अ यूनिक मेथड, ये एक अलग तरीके का यूनिक मेथड था। अ मास एटिगेशन, ये एक बहुत बड़े लेवल पर हमने जो काम देखा था ये वो था। दैट हाईलाइट्स द पावर ऑफ ट्रुथ, जहाँ सच्चाई की ताकत को दिखाया जा रहा था। द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रुथ, और उस चीज को दिखाया जा रहा था जहां हमें क्या चाहिए? सच की डिमांड चाहिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर जो कारण है वो सच है,
इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर स्ट्रगल किसके अगेंस्ट है, इनजस्टिस के है, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो फिजिकल फोर्स क्या है, जरूरी नहीं है, टू फाइट द ऑपरेसर। ऑपरेसर कौन होता है, जो दबाता है, तो यहाँ ऑपरेसर कौन था, ब्रिटिशर्स, ठीक है। गांधी जी बिलीव्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ धर्मा, गांधी जी किस में बिलीव करते थे, धर्म में बिलीव करते थे, एंड दैट इज द नॉन वायलेंस। नॉन, उनके अकॉर्डिंग क्या था, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा, क्या था, सुप्रीम धर्मा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या पूछा जा रहा है, विच सत्याग्रह मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली बाय गांधी जी आफ्टर अराइविंग द इंडिया। मैंने आपको फिर वही चीज बताई, अभी मैंने क्या बताया, 1914 और 1918 का ऐसा समय था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, इंडिया आए थे, ठीक है। और ये वो टाइम पीरियड था बेसिकली जब गांधी जी आए और उनके पॉलिटिकल गुरु ने उन्हें क्या बोला, जाके विजिट करो पहले, तुम सोचो अंग्रेजों के खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, तो गद्दी पे भी तो अंग्रेजी बैठा है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से आए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब उन्होंने सत्याग्रह चालू करा तो उसका क्या अफेक्ट पड़ा है, पहला सत्याग्रह का क्या अफेक्ट पड़ा है, ऐसे करे कुछ भी करके लोग पूछ सकते हैं। 1916 में गांधी जी ऑर्गेनाइज द चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने चंपारण एक जगह है जो कहाँ पर है, बिहार में है, वहां पर सत्याग्रह जो है वो करा, टू इंस्पायर पीजेंट, किसके लिए करा था, पीजेंट्स के लिए करा था, किसानों के लिए, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए कि उनसे जबरदस्ती प्लांटेशन कराई जा रही थी, किनसे, पीजेंट से, ठीक है। 1917 में गांधी जी अगेन सत्याग्रह करते हैं, वो क्या सत्याग्रह है, खेड़ा, जो कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, समझ आया। हेयर यहाँ पर जो है वो पीजेंट वर नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, यहाँ पर वो लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, बट डिमांडिंग रिलैक्सेशन, और उन्हें रिलैक्सेशन की डिमांड चाहिए होती है और रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए होता है। 1918 में गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जो कहाँ पर था, अहमदाबाद में था। अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक जब गांधी जी आए, गांधी जी के आने का टाइमिंग था 1914 और 15, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 14-15 के अंदर जब वो आए, और आते के साथ ही 16 में उन्होंने केस लड़ लिया, फिर 17 में लड़ा, फिर 18 में लड़ा, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि ना वो बैक टू बैक केसेस लड़ रहे थे, और जब उन्हें ये बात पता लगी कि मैं कुछ चीज़ों में अंग्रेजों को हरा तो नहीं सकता, जब उन्होंने एक लोकल विजिट कर लिया ना इंडिया को, तो उन्हें बात ये समझ में आई कि मैं अंग्रेजों को एकदम से नहीं हरा सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे अपनी बातें मनवा सकता हूँ कि लोगों का भरोसा मुझ पर हो जाए, समझ रहे हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपकी स्कूल से कुछ डिमांड्स है, ठीक है, आपने अपनी क्लास टीचर को आगे करा, या कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों के अंदर पॉपुलर भी होना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं, कुछ भी ऐसा समझ लो, ठीक है, तो जाके बच्चों की डिमांड टीचर जो है वो प्रिंसिपल से मनवा तो नहीं सकती कि आप जाके नई क्लासेस में एसी लगा ही दीजिए, नहीं, पर वो इतना कह सकती है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं ना, इसकी जगह 30 कर दो, सफोकेशन कम होगी, या 25 कर दो, समझ रहे हो, बच्चे खुले खुले बैठेंगे, तो इतना, अब आप समझ रहे हो ये उस टीचर के लिए कैसा प्रोसेस हुआ, या फिर ये कैसा दिखेगा कि हमने अपनी बात तो नहीं मनवाई, पर हमने एक वो रिजल्ट निकाला जहाँ पे ना तुम्हारा नुकसान है, जहाँ ना मेरा नुकसान। तो इससे बच्चों के बीच में क्या हुआ, नहीं यार ये टीचर हमारे लिए काम करती है, और इस टीचर की बात प्रिंसिपल मैम सुनती भी है, समझ रहे हो। ऐसा ही कुछ और काइंड ऑफ गांधी जी का इंडिया में धीरे धीरे करके क्रिएट होने लगा, ठीक है। नाउ कम टू द व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इट इज मेजर प्रोविजंस बताने रॉलेट एक्ट का, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट से कैसे उन्हें बाहर करा गया। वाई गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, गांधी जी ने क्यों जो है वो डिसाइड करा कि सभी लोग मिलके सत्याग्रह जो है वो लेके आएंगे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। अच्छा एक चीज और यहाँ, इसके बाद ना मैं आपको ना गांधी चेन के बारे में बताऊंगी, तो हम चैप्टर पढ़ लेंगे।
गांधीयन चेन या गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में बताऊंगी और इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा वो। गांधीयन चेन क्या होता है, हम एक तरीके का गांधी की चेन बनाएंगे, गांधी की चेन सीरीज बनाएंगे, ईयर सीरीज बनाएंगे, एक तरफ ईयर और उसके टेन्योर्स और उसकी चीज़ों को। वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं आप लोगों को प्रिंट करके दूंगी, बस आपको उसी सीरीज में याद रखना है, ये चैप्टर और इजी फॉर्मेटिंग में हो जाए, ठीक है। ऐसा मेरा पर्सनल नहीं, 90% या 99 लोगों का ऑब्जर्वेशन है। अब इस बात से किसी को खेद हो तो उसके लिए माफ़ी, पर सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। गांधी जी ने अब तक जितने भी सत्याग्रह कुछ भी चीज़ें करी, कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, सारी ही चीज़ें फेल हुई हैं, सारी ही चीज़ें फेल हुई हैं। मेरा खुद का कोई वो नहीं है, आप किताबें उठा लीजिए, सब चीज़ फेल हुई है। बस लोगों के बीच में एक भरोसा मिल गया कि हम सब में से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति ये है। दूसरी कंट्री में जाके इसने वहाँ पे लोगों की हेल्प करी, अपनी बात मनवाई है। यहाँ हमारी 100 में से 100 हेल्प की जगह ये 100 में से 70 हेल्प कर देता है, समझ रहे हो। और हमें उम्मीद है कि ये एक दिन 100 में से 100 पे भी पहुँच जाएगा, इसीलिए लोगों के अंदर उनका विश्वास बहुत तेज है, समझे। और मे भी शायद उन टर्म्स एंड कंडीशन में जितनी हिम्मत उस टाइम के उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दिखाई, उतनी हिम्मत शायद कोई और नहीं दिखा पा रहा था, या फिर उसके एज ग्रुप के जो लोग थे या जैसे जिस भी टेन्योर में थे, वो सब लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे या वहीं थे, जो भी थे वो अलग एक सिनेरियो है, ठीक है। तो हम एज यूजुअल कहाँ रह रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। यहाँ मुद्दा आता है, चलिए देखिए 1916 में कौन सा क्या करा गांधी ने, बताओ कौन सा सत्याग्रह करा। ठीक है, 16 में करा बिहार में चंपारण, फिर 17 में क्या करा, खेड़ा कहाँ करा, गुजरात में। 18 में क्या करा, अहमदाबाद में करा था, कॉटन मिल वर्कर के लिए। उन्हें शांति नहीं मिली, उन्होंने अब आप समझ रहे हो, आपके लगातार एक बार यूनिट टेस्ट में 15 है, फिर 17 है, फिर 17.5 है। आपको तुम्हें क्या लगता है, अब तो 20 में से 20 ले आऊँगा, ठीक है, और मैं बिना तैयारी के जाऊँगा। यही कुछ गांधी जी के साथ हादसा हुआ और उन्होंने 1919 में भी रॉलेट एक्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, देखेंगे रॉलेट एक्ट का। वो रॉलेट एक्ट ना अंग्रेज लोग लाए थे, गांधी जी उसके वापस क्या थे, सत्याग्रह के लिए थे। गांधी जी नॉन वायलेंस टाइप का आदमी थे ना, मतलब ऐसे थे, लड़ो नहीं, प्लीज मत करो, हम तुम्हें संविधान के हिसाब से जवाब देंगे, लीगली ये गलत है, ठीक है। तो जब रॉलेट एक्ट क्या था, मैं आपको रॉलेट एक्ट बताती हूँ। ब्रिटिशर्स ने क्या काम करा था, सुनो पहले समझो। ब्रिटिशर्स ने क्या काम करा कि कोई भी, मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत बड़ा सारा नहीं बताती, मैं आपको कॉमन बताती हूँ कि कोई भी गिने चुने कुछ एक लोग, ग्रुप ऑफ लोग, हमें ग्रुप ऑफ पीपल मिले, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो ब्रिटिशर्स या जो उनकी पॉलिसीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाते हुए मिलेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्टिकल्स में, चाहे न्यूज़पेपर्स में, या फिर वो हथियारों के साथ मिले, तो हम उन्हें पकड़ के उठा के मार देंगे, नहीं तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। बट गांधी जी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। एक तो वकील आदमी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और दूसरा ऊपर से अब वो ताज़ा ताज़ा केसेस, लोगों के अंदर भरोसा बना है ना। तो हम ये देखेंगे, इंडियंस had hope that after the war their hardship would be over and the government, उनकी जो तकलीफें हैं वो ख़त्म होएगी, and the government would take step to improve their conditions, कि अब उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी कंडीशंस को सुधारेगी। उनकी गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम पर, अंग्रेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट, और दूसरी तरफ ही गवर्नमेंट ने क्या पास कर दिया, रॉलेट एक्ट इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ करा था, काउंसिल में, ठीक है, इन 1919, जो कहा था 1919 में, किसके अगेंस्ट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब समझ में आया रॉलेट एक्ट क्या है, यूनाइटेड ओपोजिशन, मतलब आप इकट्ठे होकर किसी भी कोई भी जो इंडियन मेंबर होगा वो इकट्ठे होकर ओपोजिशन के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकता। ओपोजिशन कौन था उस टाइम पर, अंग्रेज। कंटेंट समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा सर के, ठीक है। द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, ये एक्ट ने कहीं ना कहीं
जो गवर्नमेंट थी उसे हद से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स दे दी थी, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल रहा था कौन सी चीज़ों के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और यहाँ अलाउड कर दिया गया कि डिटेंशन कर दिया गया किसका, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years। इट प्रोविजन, जो भी इनका प्रोविजन था, मीन्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर काम कर रहे थे। ट्रायल बाय ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, जज, ठीक है, एंड हेबियस कॉर्पस, और क्या, ज्यूरीज को आज भी जज कहा जाता है। आप जो बोल रहे हो वो एक अलग रेफरेंस है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन पढ़ा है, ज्यूरिडिक्शन पॉलिटिकल साइंस में, जजेस की बेंच लगती है, ऐसे समझो, ठीक है। हाँ, और ज्यूरी क्या काम करती है, जजेस क्या करते हैं, नेशन के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपने रिजल्ट्स या अपने फैसलों को दिखाते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस को कोई ब्रेक करेगा तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा, रॉलेट एक्ट। तो बेसिकली रॉलेट एक्ट क्या था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या कर देंगे, उसको क्या लगा देंगे, रॉलेट एक्ट कर देंगे, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट से नुकसान क्या था भाई, एक महात्मा गांधी अकेले थोड़ी थे, उनसे पहले या उस टाइम पर और भी तो लोग हुआ करते होंगे ना। एज आई टोल्ड यू कि वी आर लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो और भी ऐसे लीडर्स थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, समझ रहे हो। सबका अपना अपना तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ दूसरे लोग थे उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि जो छोटी मोटी पार्टीज बन रही होंगी वो अब एक साथ मिलके बैठ के बात नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो उनके ऊपर तो फिर रॉलेट एक्ट लग जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान था किन लोगों के लिए, एज अ इंडियन कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब द इवेंट लीडिंग द मस्कार एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919। अब 1919 के अंदर हम कहाँ आ गए हैं, अप्रैल में आ गए हैं, 13 अप्रैल में आ गए हैं, ठीक है, और 1919 में आ गए हैं, 1919 में ही हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, सुनिए। अप्रैल आने से पहले हम थोड़ा बैक में चलते हैं, 1 महीना पीछे चलते हैं, दैट इज द मार्च में चलते हैं, ठीक है। मार्च में जाएंगे हम 1919 में। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। जो किसके अगेंस्ट में था या किससे बहसाभासी में चल रहा था, बताओ, कि जो भी ओपोजिशन है किसका, इंडियन मेंबर्स का, जो इकट्ठे होगा, यूनाइटेड ओपोजिशन मतलब इकट्ठे होके, कौन से लोग इकट्ठे होंगे, उनके साथ ही तो होंगे नहीं, अब उनके ओपोजिट में होंगे तो इंडियन लोग जो होंगे उनके खिलाफ जो होंगे उन्हें उन पर लगा देंगे। तो ये बात पहले से फैल गई है ना, समझे। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट द नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस, जिसे हम कहते हैं सीडीएम। क्या कहते हैं, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या कहते हैं, डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल क्या होता है, लोगों का, डिसओबीडियंस मतलब हम तुम्हें मानेंगे नहीं, ठीक है। मूवमेंट जो एक मास लेवल पर हो। गांधी जी सब चीजें कैसे चलाएंगे, नॉन वायलेंट, खून खराबा नहीं होगा, ठीक है। पर आप नहीं कर रहे। एक टाइम तक आपकी सोच लोगों को मना कर सकती है, बट एक टाइम बाद लोगों का गुस्सा इतनी तेज होगा कि हर बार, मैंने जैसा बताया कि गांधी जी ने कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुली नहीं एंडिंग करी। जैसे ही लोगों का गुस्सा तेज बढ़ा, खून खराब हुआ, गांधी जी ने बोला खत्म कर दो मूवमेंट, वापस ले लो। गांधी जी हर मूवमेंट ऐसे ही करा। अब इन चैप्टर्स में भी यही देखूंगा, ठीक है। तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्या, सीडीएम, ठीक है। सीडीएम स्टार्ट करा, किसके अगेंस्ट में, क्या करा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। क्या करा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। वापस कर दिया सत्याग्रह। अब बेसिकली ना, अब गवर्नमेंट को पता लग गया था कि ना लोगों के बीच में ये फेमस हो रहा है। एक तो बाहर से जीत के आया, फिर कुछ केसेस जीत गया, नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। गांधी जी बहुत बार जेल जा चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं गांधी जी ना हड़ताल पे बैठ जाते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके दिमाग में आफ्टर सम टाइम क्या पॉलिसी अपनाई, इसको कुछ हो जाएगा ना जेल में, या हड़ताल पे बैठ गया, भूख से मर गया, जनता वैसे पागल हो या ना हो,
पर फिर पागल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वो हड़ताल पे बैठ गए कब, 6 अप्रैल को। कब, 6 अप्रैल को। डेट याद रखो। हम मार्च में क्या बात कर रहे हैं कि नहीं, समझो मार्च के अंदर हमें एक सिनेरियो पता लगा, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए हैं, ठीक है। अब अलग अलग एक्टिविटीज होने लगी। अब गांधी जी क्या, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में है ना, तो वो वही हरकतें करेंगे जो उन्होंने मना करी है। तो मना करी उन्होंने क्या है कि ग्रुप में इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। और गांधी जी क्या चला रहे, रैली ग्रुप में ही होगी, वो तो सिंगल सिंगल थोड़ी जाओगे। वर्कर्स वर सेंड ऑन द स्ट्राइक। वर्कर्स कहाँ जा चुके हैं, रेलवे वर्कशॉप्स की स्ट्राइक्स पर जा चुके हैं, ठीक है। शॉप्स वर क्लोज, दुकानों को बंद कर दिया गया। लोकल लीडर्स इन अमृतसर वर अरेस्टेड। लोकल लीडर्स जो मैंने आपको बताया कि वी आर लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हेयर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, हेयर नाउ कि गांधी के अलावा और भी जो थे वो लोकल लीडर्स थे, तो उनको भी दिक्कत होती ना, तो लोकल लीडर्स को उठा लिया गया। अच्छा, उस टाइम पर ना मैं आपको ये सब चीजें, सारे फैक्टर्स क्यों गिना रही हूँ, मत करो, मैं आपको वो सारे फैक्टर्स क्यों गिना रही हूँ, क्योंकि हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उस टाइम पर लीडर्स अरेस्ट होने के लिए इतनी जल्दी क्यों हाँ कर देते थे, उनको कोई कुछ मतलब अंदर से आया, यूजुअली अगेंस्ट में, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा जब कोई उठा के लेके जा रहा है तो एज अ सिविल, या फिर आप समझो कि कोई आपके खिलाफ केस करके रॉलेट एक्ट लगा के आपको लेके जा रहा है। तो उनका एक मोटिव होता था कि जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियो चलता था उस टाइम पर, न्यूज़पेपर चलते थे, मैगजीन चलते थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में सब जगह आ रहे थे, ठीक है। तो लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, आप अरेस्ट हो जाओ, न्यूज़ में आओगे, सब जगह सुनाई दोगे तो लोग बाग सुनेंगे, समझ रहे हो। ये फिनोमेना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोकल लीडर्स को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज बैंड फॉर एंटरिंग द दिल्ली, और महात्मा गांधी की एंट्री जो है वो भी बैन कर दी गई। ऑन अप्रैल 10 अप्रैल 1919 को हमें कहाँ तक पहुंचना है, 13 अप्रैल, समझ रहे हो, क्योंकि 13 अप्रैल को हुआ था ना जलियांवाला बाग। तो अभी हम कहा थे मार्च से हम 6 अप्रैल को आए, अब 6 से हम कहा चुके हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने फिक्स करा एक पीसफुल प्रोसेशन, कि अमृतसर पुलिस ने बोला कि चलो देखते हैं कि ठीक है, हम लोग आते हैं, बैठ के बात करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट के तौर पर, ठीक है, रिजल्ट ऑफ फायरिंग पीपल अटैक्ड ऑन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। लोग बाग उस टाइम पर हड़ताल में, अब तक क्या चल रहा है, सीडीएम चल रहा है, क्या चल रहा है, सीडीएम चल रहा है, ठीक है। लोग बाग हड़ताल पर हो ना, भूखे प्यासे बैठे वो, रेलवे स्टेशन पे बैठे वो, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, समझ रहे हो। और बीवी भी बैठी है, कुछ की हड़तालों के ऊपर फीमेल्स भी बैठती हैं, बच्चे ही बैठते हैं, आदमी बैठते हैं, भाई बैठते हैं, ठीक है। मान लो किसी का खेत होगा, वो खेत खराब हो चुका होगा, किसी का काम होगा, कुछ होगा, जो भी एक्सर्ट। महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल लीडर के कहने के बावजूद क्या हो चुके हैं, लोग बाग हड़ताल पे बैठ चुके हैं अलग अलग लोकेशंस पर। एक दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे। अच्छा, अगर आप ध्यान से अभी अगर आप देखोगे तो गांधी ने हड़ताल कब स्टार्ट करी, 6 अप्रैल को, आज क्या हो चुकी है, 10 अप्रैल। 4 दिन तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन भूखे रह लोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथे दिन तो बच्चा भूखा नहीं रहेगा, है ना, खाना चाहिए। लोगों के पेशेंस तीसरे नहीं तो दूसरे दिन में टूट चुका था, मैं बता नहीं की, ठीक है, टूट चुका था। और लोग बाग ना 10 तारीख तक आते थे, पागल हो गए थे, गुस्से में थे। तो जैसे ही अमृतसर पुलिस जब रॉलेट एक्ट लेके आई, अब तुम हर कोई थोड़ी मार खा लेगा, ठीक है। एक पॉलिटिकल लीडर ने डंडा खा लिया, उसको उठा के ले गए। अब जब किसी की फैमिली में बात होएगी तो फीमेल्स के ऊपर मार रहे हैं, या बुजुर्गों पे मार रहे हैं, किसी मेल को भी मार रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं, तो हर कोई थोड़ी सहेगा भाई। तो लोग बाग गुस्से में आ गए, ठीक है। लोग बागों ने गुस्से में आके जो चीजें बंद थी ना उनको फूकना चालू कर दिया, बैंक जला दिए, पुलिस स्टेशन जला दिए। अब पुलिस स्टेशन है, हाँ, ब्रिटिश, क्योंकि काम तो तुम ही लोग कर रहे हो ना, अंग्रेज लोग ही तो कर रहे हो उसमें, समझ रहे हो। रेलवे स्टेशन जला दिए, आग लगा दी। अभी यहाँ आप देखोगे लोगों कितने गुस्से में आ चुके। गांधी को ये बात तब पता लगी जब एक पुलिस स्टेशन जल गया। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, पता नहीं आया नहीं आया, ठीक है।
फिर गांधी की आत्मा तड़पती, हो इतने लोग मर गए। मैं बोल रही हूँ ना कि नोट्स हैं, पर सीन ऐसे ही है। अभी आप उससे हम जो ज़्यादा हायर एजुकेशन तक पढ़ा है मैंने, तो उसमें तो और बहुत कंटेंट है, कितने लोग मरते हैं, कितना डाटा आता है, कितनी रिपोर्ट्स आती हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर गांधी जी एक टाइम बाद कहते हैं सीडीएम रोक दो, वापस ले लो, ये करेंगे गांधी जी, अभी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे। पर गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन, अब लोगों ने क्या करा, जलाना चालू कर दिया है, लोग पागल हो गए हैं गुस्से से, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मार्शल लॉ लगा दो। क्या लगा दो? लो, मतलब एक बार तो लोग भूखे पड़े बैठे हैं, 4 दिन से लोगों ने खाया नहीं है, हड़ताल पे बैठे हैं, तुम लोग अंग्रेज जो है, तुम लोग उनकी बात सुनने से तो रहे। हमारा आधा घंटा कोई सुने ना कि फोन चार्ज पे लगा, तो हमारी आत्मा बिलक जाती है, समझ रहे हो। और 4 दिन से तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, तो तुमने उनकी ना सुनने के बाद तुमने उनके ऊपर एक और कानून ठोक दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कर्फ्यू। कर्फ्यू समझते हो आप आज की भाषा में? कोई बाहर जाके दिखाए टांग तोड़ देंगे, और वो तो बाहर ही घूम रहे हैं, और उनके ऊपर रॉयल अटैक और लगा पड़ा है ऊपर से। मार्शल लॉ लग चुका है, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर बाहर से बुलाया जाता है, ब्रिटेन से, जनरल डायर को। किसको बुलाया जाता है? जनरल डायर को बुलाया जाता है। और ऐसे करते करते हैं, समझे नहीं ना? अच्छा, अरे बहुत सारे लोग हैं, इसमें सिर्फ डायर का नाम लिखा है। जनरल डायर ना अलग अलग थे, एक जनरल ए डायर था, एक जनरल ओ डायर था, एक जनरल आर डायर था। इसमें अभी आधी चीजें, मैं बोलूँ ना कि ये आपके कंटेंट आपकी क्लास के हिसाब से इतना ही दे रखा है। तो जनरल डायर को बुलाया गया, और अब हम 10 तारीख से कहाँ आ चुके हैं? 13 तारीख को आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या था, 13 तारीख को ये टाइम था बैसाखी का, ठीक है। यहाँ पर जो था कर्फ्यू जब लगाया गया, एक तो कर्फ्यू लग गया, ऊपर से रॉलेट एक्ट, ठीक है। और अंग्रेजों को हमारे कल्चर के बारे में बहुत लमसम पता था, उन्हें नहीं पता था कि अब जो लोग इकट्ठा होंगे वो किस लिए होंगे, उनकी वजह से इकट्ठा नहीं होंगे, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होंगे। पर जनरल डायर को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। नहीं, जनरल डायर बैसाखी के डे पर बहुत सारे विलेजर्स जो थे, जो एक गैदर हुए, एक जगह इकट्ठे हुए, एक मेला देखने के लिए जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग तो नाम पड़ा है, बट एक बेसिकली एक ग्राउंड था, ठीक है, जिस पर ईंटों की फेंसिंग थी, उसके सिर्फ 2 ही गेट थे, ठीक है, एक पीछे था, ठीक है तो थे तो बहुत सारे। उस जनरल डायर को कमांड दी गई कि अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो आप क्या करो, रॉलेट एक्ट या कर्फ्यू के अकॉर्डिंग जो भी आपको इनके अगेंस्ट आता हुआ दिखे, उड़ा दो, आप डायरेक्ट शूट कीजिए, फायर कीजिए। तो लेके गया वहाँ पे घुसा, दोनों गेट्स बंद करे और फायर। हाँ हाँ, वार्निंग नहीं दी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसमें कौन थे, जनरल ए डायर था, जनरल ओ डायर था, जनरल आर डायर था, समझे। अभी बस आप जनरल डायर समझिए। तो वो अपने सोल्जर्स को बुलाता है, सिपॉयज जिसे वो बोलता है। अच्छा, सिपॉयज बेसिकली सिपाही को कहते हैं, उन लोगों से मुड़ता तो था नहीं अंग्रेजों से। सिपाही तो बोलते, सिपॉयज बोलते थे वो लोग। इससे पीछे का और कोई लॉजिक नहीं है, यही है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो शूट करा देता है, ठीक है, शूट कराता है, और एक बहुत बड़ा हादसा होता है जो हम किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग से। वहाँ बहुत 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 सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे, जिसकी डाटा है। गांधी था ही नहीं ना वहाँ पे, गांधी तो हमारी आज़ादी के 1 साल बाद 2 साल बाद मरा है, अभी देखना कब मरेगा भी बताते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि बहुत सारे लोग मरते हैं, उनमें से इतने सारे लोगों में से, जैसे बहुत सारे लोग ना अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद जाते हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज वहाँ मिलती हैं, उनमें से एक बच्चा बचता है, एक बच्चा बचता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, 5-6 साल का, ठीक है। 5-6 साल का बच्चा कितना ही होता है, रुद्राक्ष जितना, ठीक है। अब उतना सा एक बच्चा बचता है जो अपनी आंखों में सब कुछ देख रहा होता है, बस उसे इतना पता होता है कि जनरल डायर की कमांड है, ठीक है। वो एक बच्चा बचता है, रोते बिलखते वो बड़ा होता है, कुछ सालों बाद उसे सिर्फ, अब वो उसने ये सब कुछ देखा है ना, उसकी नज़रों में, इतने छोटे बच्चे की नज़रों में क्या है कि ये व्यक्ति आया था, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, इसको कुछ नहीं पता था हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होगा, समझेगा, बैकअप
जो है वो स्टोरी लेगा, है ना, सब नाम कुछ है। बच्चे का नाम और बताती हूँ, उस बच्चे का नाम होता है उद्धम सिंह। भगत सिंह से रिलेटेड आया नहीं, उद्धम सिंह था, ठीक है। उसकी आत्मा फूकी हुई होती है। उद्धम सिंह बड़ा होता है, ब्रिटेन जाता है, और ब्रिटेन जाकर जैसे उसके दिमाग में ना, ऐसे बोल सकते हो, ये इसके पीछे भी बैकअप स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें आएगी चैप्टर में अगर आई तो। उद्धम सिंह जाता है, जो वो बच्चा होता है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं अभी नाम नहीं बताती, उद्धम सिंह ही नाम है वैसे उसका, हम उसको एक्स कैंडिडेट मान लेते हैं उस बच्चे को। वो एक्स कैंडिडेट जाता है, बड़ा होता है, और उसके दिमाग में होता है जैसे तूने इतने सारे लोगों को मारा ना, ऐसे मैं भी तुझे इतने सारे काउंसिल के बीच में मारूंगा। वो जाता है, उसकी काउंसिल चल रही होती है, वहाँ उसकी स्पीच होती है, और उसे शूट करता है लगातार, जैसे एनिमल में करता है ना मूवी में, वो धड़ 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 उतार देता रणवीर सिंह गोलियां। ऐसे ही वो एक्स नाम का जो कैंडिडेट है, वो जो बच्चा बड़ा हो चुका अपने बदले की याद में, उसको जनरल डायर को काउंसिल में मीटिंग में मारता है। तब उसे लगता है कि मैंने वो बदला लिया जलियांवाला बाग का। बाद में उसके ऊपर भी केसेस चलते हैं, वो एक अलग फर्दर स्टोरी है, ठीक है। बच्चे का नाम उद्धम सिंह ही है। हाँ वही है, वही है, वो वही है, ठीक है। और भी उसके साथ लोग होते हैं। अब हम देखते हैं, ये भी हाँ इन्होंने बोला है एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग को अभी देखते हैं, इसमें आता है। ऑन द बैसाखी डे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग विलेज, सब लोग साथ होते हैं, अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, आसपास के गांव के लोगों को नहीं पता कि यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है, एंड हैड गैदर इन द पार्क, और पार्क में आते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स, और उनके खिलाफ बैठ के सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट गलत लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ बैठ के सिर्फ बातचीत। अब यार मैं भी आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ है, उनसे बातचीत होती है, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के बारे में, जिनको अरेस्ट करा गया, ठीक है, सतपाल सिंह के बारे में। द आर्मी सराउंडेड, चारों तरफ आर्मी इकट्ठी हो गई है, अंडर द ऑर्डर फ्रॉम द जनरल डायर की ऑर्डर की वजह से, एंड ब्लॉक्ड, और उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ओनली द वन एग्जिट पॉइंट, और पूरी जगह में क्या था, एक ही एग्जिट पॉइंट था, एंड ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड। और इसके ऊपर ना एक उसकी वो भी बनी है, अक्षय कुमार ने भी सीरीज बनाई है, हाँ केसरी 2, ठीक है। ओपन फायर कराया जाता है अनआर्म्ड क्राउडेड लोगों पे, और लगभग 1000 के आसपास लोग मरते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट वॉज फॉलोड बाय अनसिविलाइज्ड, ये बिल्कुल अनसिविलाइज था, और ब्रूटैलिटीज इतनी थी कि अमृतसर के अंदर जो भी इनहैबिटेंट्स थे उन सबको क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। इंटायर नेशन वॉज स्टन, पूरा जो नेशन था वो क्या था, बिल्कुल सुन या स्टन होके रह गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो भी रीअनाउंस था, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को ना वो बोला जाता है नाइट एंगलहुड, इनने गलत लिख रखा है, ठीक है। उनको उपाधि दी, मतलब बहुत सारे जो लीडर्स थे या जो आर्टिस्ट थे या जो पोइट्री थे सब थे ना उस टाइम पर, है ना। तो वो या कुछ लोग इतने इस बात से उन लोगों को बुरा फील हुआ कि अंग्रेजों ने जिन लोगों को जिसे सम्मानित करा था उन लोगों ने सब उनको वापस दे दिया, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो इसे, कि तुम ना इस लायक भी नहीं हो कि जो तुम चीज़ बोलते हो ना वो तुम सामने वाले के लिए वो सब चीज़ें करो भी, ठीक है। तो वापस दे दिया। गांधी जी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस, गांधी जी देख लो अभी भी कैसे ओवरवेल्म्ड है, ठीक है, टोटल एटमॉस्फेयर जो कि वायलेंस से भरा था, एंड विथड्रू द मूवमेंट इन अप्रैल 1990। अब जो मूवमेंट ध्यान से पढ़ लो, अब जो सीडीएम चालू हुआ था कब, 6 अप्रैल को, वो कब खत्म कर दिया गया, अप्रैल 19 के अंदर ही खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब समझ में आ गई। वॉट वर द इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। अब 13 अप्रैल को जो हुआ था जलियांवाला बाग, मैं अलग अलग बिठा दूंगी दोनों को, ना तुम पढ़ रहे हो और ना मुझे पढ़ाने दे रहे हो। जलियांवाला बाग जो हुआ था उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए। आफ्टर जलियांवाला बाग स्केयर क्राउड टुक द स्ट्रीट्स इन मेनी टाउन्स, जो लोग बाग थे वो अलग अलग टाउन्स के अंदर अलग अलग स्ट्रीट्स के अंदर जाने लगे। देयर वर स्ट्राइक्स, अलग अलग जगह पर स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे, ठीक है। पुलिस जो थे, पुलिस के साथ क्लैशेस का मतलब समझते हो कि रास्ते में चलते चलते पुलिस मिल गई, तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मारा था, मार दे चाटे, ऐसे वाली कहानी, ठीक है। अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब लोग बाग ना जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे,
ऑलरेडी वो लोग गुस्से में थे, सीडीएम के अंदर हड़ताल हुई, इंडियन लोग, हाँ सीडीएम में हड़ताल हुई, फिर उनके ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया, रॉलेट एक्ट तो चल ही रहा था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हो गया। तो आप समझ रहे हो जब आपके घर के बंदा कोई एक्सपायर या डेथ होती है, एनकाउंटर होता है ना, और गुस्सा आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी तरफ ये सब चीजें देखोगे, गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिस्प्रेशन, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्प्रेशन की पॉलिसी को जो है वो प्रॉपर फॉलो करा। दे ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज्ड प्लेस, वो लोग क्या करने लग गए, ह्यूमिलेट करने लग गए और टेरराइज करने लगे, मतलब टेरराइज मतलब डर का माहौल बनाने लग गए। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, जो अंग्रेज थे, अब वो लोग, अब बात हो रही है टक्कर की, ऑपरेशन की, कौन किससे ऊपर कौन किसको दबाएगा। जो अंग्रेज थे वो उन लोगों को लगे अब भी नहीं मान रहे, जो लीडर्स थे उनको बोला कि तुम अब लोग जो लीडर्स हैं तुम लोग अब सब लोगों के सामने अपनी नाक रगड़ोगे हमारे आगे। हाँ अंग्रेजों ने ये तक नौबत लाके खड़ी करी, ठीक है हाँ कुछ लोगों ने करा भी, कि बाद में देखेंगे तुम्हें, ठीक है। दे वर फोर्स टू क्रॉल, उन्हें बोला गया कि तुम रेंग रेंग कर कहाँ चलो, गलियों में चलो और सलाम करो हमारे साहिब को। साहिब मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, कि तुम लेट लेट कर रेंग रेंग कर जाओगे और हर एक अंग्रेज को क्या करोगे, सलाम। ये उनकी ब्रूटैलिटी थी, किनकी थी, अंग्रेजों की, ठीक है। पीपल वर फ्लॉग्ड, कुछ लोग फ्लॉग्ड हो चुके थे, डेथ हो चुकी थी। सम विलेजेस डेथ, तुम कितनी देर चल लोगे ऐसे रगड़ रगड़ के, मार रहे हो, कूट रहे हो और ऑलरेडी इंसान अधमरा है, ठीक है। सम विलेज अराउंड, कुछ एक सेकंड रुको मुझे चार्ज पे लगा, ये उधर लगा दो, टाइट लगाना। सम विलेजेस अराउंड, कुछ जो विलेजेस थे जैसे गुर्जनवाला बटन दबाओ, गुर्जनवाला पंजाब में है, वर बॉम्ब, उसे बॉम्ब से फूंक दिया गया एक गांव को, ठीक है। मेरे को ये समझ नहीं आई, वैसे तो गांधी जी, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वैसे तुम लोग इतना, मतलब वो इंसान ऐसे बन रहा है कि ओ हो खून खराबा नहीं देख सकता। अब जब इतने लोग मर रहे हैं फिर तुमने क्या करा, ऐसे भी तो मार ही रहे ना वो लोग लोगों को। एज द वॉयलेंस स्प्रेड, जैसे जैसे वॉयलेंस स्प्रेड होता जा रहा था, देख लो लाइन आ गई, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी धीरे धीरे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अपना मूवमेंट वापस ले रहे थे। वाई गांधी जी ट्राई टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर, अब गांधी जी को क्या लगा कि ना भाई मेरी बात ना सिर्फ कुछ ही लोगों के पल्ले पड़ती है और लोगों को नहीं पड़ती, ठीक है। तो उन्होंने सोचा धर्म के हिसाब से लोगों को एक करा जाए, फिर ज्यादा लोग हो जाएंगे, सब लोग एक साथ लड़के, फिर सब लोग एक साथ लड़ेंगे। तो ये कुछ पॉलिसी थी। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक साथ क्यों करा, वाइल द रॉलेट सत्याग्रह, जब रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था, हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, ये क्या था, बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट था, वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली सिटिंग इन टाउन्स, पर ये फिर भी एक बड़े लेवल पर तो मूवमेंट था, पर फिर भी कुछ ही जगहों पर था, समझ रहे हो, ये क्या था, फिर भी कुछ ही जगहों पर था। सो महात्मा गांधी फेल्ट नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, तो गांधी जी को फील हुआ नहीं यार कि इतने से हिस्से में क्यों है, बहुत बड़े हिस्से में होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी क्या काम करते हैं, उसे मास लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर सच मूवमेंट टू ब्रिंग द हिंदू और मुस्लिम, तो उन्हें क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम को पास लाया जाए टुगेदर द खिलाफत इशू, तो वो क्या करते हैं, खिलाफत इशू के ऊपर बात करते हैं। अब खिलाफत इशू क्या था, पहले मैं आपको ना एक छोटा सा आउटलुक देती हूँ, समझो मेरी बात। मुस्लिम्स में जैसे हमारे यहाँ पर कौन होते हैं, पंडित होते हैं, महापंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, महापुजारी होते हैं, है ना, और अगर आप देखोगे तो मठाधीश्वर होते हैं, समझ लो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, है ना। तो ऐसे ही मुस्लिम्स में भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ी पोस्ट, या अगर आप ऐसे कह सको तो सबसे बड़े स्पिरिचुअल हेड कौन होते हैं, खलीफा होते हैं, क्या होते हैं, खलीफा, ठीक है, समझे। तो ये कहानी चल रही है दुबई की,
वहां पर कोई रामायण है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े हिंदू स्पिरिचुअल लीडर ने कह दिया कि ये मान कोई भी चीज बोल दो, जैसे समझो कि आज के बाद कि कोई भी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, एक्स नाम का कोई स्पिरिचुअल लीडर है जिन्होंने बोला कि दशमी पर दशहरे पर अब से हम रावण नहीं फूकेंगे, रावण ने कोई अच्छे काम नहीं करे, हमें उसे इतनी इंपॉर्टेंस, मान लो कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर लोगों ने बंद कर दिया, तो इससे आपको क्या बात समझ में आई कि वो उस पॉलिटिकल लीडर की बात हिंदू धर्म के लोग सुनते हैं, समझ रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ऐसे ही उस मुस्लिम धर्म के जो खलीफा हैं उनकी बात मुस्लिम धर्म के लोग सुनते होंगे, पर खलीफा के साथ चल रहा था इशू, तो गांधी जी ने अपनी बुद्धि क्या चलाई कि मैं खलीफा के जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व कराऊंगा, ताकि खलीफा को अपनी मैं बात बता सकूं कि देखो ऐसे ऐसे मुझे ना एक बैकअप ब्रॉड एक मूवमेंट चलाना है जिसमें हिंदू मुस्लिम को एक पास आना है, और आप थोड़ा सा इंसिस्ट करो कि हिंदू जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो मेरे साथ दें, मेरे सहयोग में है, तो लोग बाग मेरी सुनेंगे, समझ रहे हो। तो उन्होंने अपना ये दिमाग चलाया, एक तो वकील बुद्धि, ठीक है, और वो उनके अब एज यूजुअल वो क्या है, वकील है, तो वो उनके इश्यूज के बारे में कुछ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेम फिलॉसफी उन्होंने अपनाई और देखते हैं ये फिलॉसफी सेट हो जाती है, लकीली ये फिलॉसफी सेट होती है और हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम इससे पास भी आते हैं, ठीक है। अभी कैसे होता है मैं आपको वो बताती हूँ, मैंने बस आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ टर्की इन वर्ल्ड वॉर 1, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हारा, देयर वर रूमर्स, ये बहुत ज्यादा रूमर्स आए दैट हार्श टर्म्स वुड बी इम्पोज ऑन एम्परर, बहुत ज्यादा हार्श, बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करा गया था, किसके लिए, टर्की के लिए, हु वाज कॉल्ड द खलीफा, जिन्हें क्या कहा जाता था, खलीफा, मतलब टर्की के अंदर जो मुस्लिम हेड्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, खलीफा, और द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम, जो क्या थे, स्पिरिचुअल हेड थे किसके, मुस्लिम्स के। द इंडियन मुस्लिम डिसाइड टू डिफेंड टेम्परेरी पावर ऑफ खलीफा, इंडियन मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम उनके साथ रहें। अगर मैं आपको कॉमन बात बताऊं, अगर हमारे ही मंदिर या हमारे ही गुरुद्वारे या कुछ भी XYZ जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री में जाके भी कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो प्रोटेस्ट तो हम भी बोलेंगे ना कि तुम लोग क्यों तोड़ रहे हो मंदिर। अगर हम तुम्हारे यहाँ पे आके चर्च वगैरह तोड़े तो फिर तो तुम बोलो, समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो भाई थे, कौन थे, दो भाई, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली, कौन थे, इन्हें बाद में किस नाम से बुलाया गया, अली ब्रदर्स, किस नाम से बुलाया गया, अली ब्रदर्स, ठीक है। तो अब से मैं इनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली नहीं बोलूंगी, मैं इन्हें अली ब्रदर्स बोलूंगी। अली ब्रदर्स किससे मिलते हैं, गांधी जी से, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बोला, गांधी जी हु सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को क्या लगा, ओफो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, टू ब्रिंग द टू कम्युनिटीज क्लोजर, कि दो कम्युनिटीज को क्लोज लाया जाए, एंड देन स्टार्ट द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, हम साथ मिलकर एक नेशनल मूवमेंट बनाए, ठीक है। इन द स्पेशल सेशन, कांग्रेस तब तक बन चुका था, INC तब तक आ चुका था, ठीक है, INC कांग्रेस बन चुका था। कांग्रेस का सेशन था आपका कलकत्ता में सितंबर 1920 में, ठीक है। हम कहाँ आ चुके हैं, 1919 के बाद से अब हम कहाँ आए हैं, खिलाफत का इशू रिजॉल्व कराने तक की बात आ चुकी है। गांधी जी अब कहाँ चुके हैं, सितंबर 1920, अगले साल के सितंबर में आए हैं। इन स्पाइट ऑफ ओपोजिशन ऑफ सम लीडर्स, कुछ लोगों के ओपोजिशन करने के बाद भी गांधी जी कन्वेंस लीडर, गांधी जी ने स्मार्टली कुछ लीडर्स को कन्वेंस करा, ठीक है, NCM के लिए, किसके लिए, NCM के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अब CDM के साथ एक नया मूवमेंट जुड़ा गांधी जी के नाम के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो मुद्दा तो सेम था, वो आदमी कैसा व्यक्ति है गांधी, कि हमें अहिंसा नहीं करनी, तो अगर आप उसके जितने मूवमेंट देखोगे ना, सबके अंदर कैसा दिखेगा, अहिंसा ना मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसोबीडियंस मतलब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे पर अहिंसा नहीं करेंगे,
वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसे एनसीएम क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, वायलेंस भी नहीं करेंगे। ये टॉपिक खत्म हो दो बस, ये लास्ट का, ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज द स्वराज, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा खिलाफत का इशू, हम तुम्हारा खिलाफत का इशू सॉल्व कराएंगे और तुम हमारी किस में हेल्प करो, स्वराज में। किस में हेल्प करो, स्वराज में। स्वराज क्या है, अपना राज, ठीक है। फाइनली नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में एनसीएम अडॉप्ट करा गया और खिलाफत को सपोर्ट करा गया एज वेल एज द स्वराज के साथ, ठीक है। अब हम यहां से कल पढ़ेंगे वाई गांधी जी फॉलो द पॉलिसी ऑफ एनसीएम, कैसे एनसीएम की जो पॉलिसी है उसे फॉलो करा गया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। यहां से हम लोग कल